हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के एक और फिनोमेना की बात करेंगे जिसका नाम है स्टेशनरी वेव्स और उसका दूसरा नाम है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव क्या होती हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देखते हैं स्टैंडिंग वेव की थ्योरी क्या कहती है और थ्योरी के बाद में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद जो है इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, ये तीन चीजें हम लोगों को करनी है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव क्या होती है इसको आप समझते हैं। सबसे पहले थ्योरी को देखते हैं। देखिए, जब हमारे पास टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी हो, सेम हो, और उनकी वेवलेंथ भी कैसी हो, सेम हो। वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, और मैं कहूँ तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, हमारे पास दो वेव हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। और बात करें स्पीड वो भी क्या है, सेम है दोनों वेव्स की। अगर इस टाइप की दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में आए, मतलब एक वेव जो है इस डायरेक्शन में आ रही है और दूसरी वेव इस डायरेक्शन से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, जिनकी कौन कौन चीजें सही है, ये सब चीजें सेम है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या करेंगे, सुपर इम्पोज होंगी। क्या होंगी, सुपर इम्पोज। ठीक है, जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो सुपर इम्पोज के कारण एक नई वेव बनेगी। क्या बनेगी, एक नई वेव बनेगी। उसी नई वेव का नाम क्या है, स्टैंडिंग वेव्स। उसी नई वेव का नाम क्या है, स्टैंडिंग वेव, या फिर हम कह सकते हैं स्टेशनरी वेव। ओके, तो स्टेशनरी वेव की बेसिक थ्योरी क्या कहती है हमें, कि जब हमारे पास दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड की और सेम स्पीड से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई सुपर इम्पोज होती हैं, तो उस सुपर इम्पोजिशन से एक नई वेव जनरेट होती है। उसी वेव का नाम है स्टेशनरी वेव। ओके, इसकी खास बात यह है कि स्टेशनरी वेव जो है वो ओनली बाउंडेड मीडियम के अंदर, किसमें, बाउंडेड मीडियम के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ओके। अब ये जो स्टेशनरी वेव है, ये स्टेशनरी वेव टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की स्टेशनरी वेव्स होती हैं। टू टाइप्स में एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। ओके, और दूसरी होती है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ये दो टाइप की हमारे पास स्टेशनरी वेव होती है। ओके, अब लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव कहाँ प्रोड्यूस होती है और ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव कहाँ प्रोड्यूस होती है, ये हमें देखना है। तो देखो, स्टैंडिंग वेव जो बनी, लॉन्गिट्यूडिनल जो बनती है, वो हमेशा एक ऑर्गन पाइप के अंदर प्रोड्यूस होती है। ऑर्गन पाइप ये क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये एप्लीकेशन होगी उसकी। तो ऑर्गन पाइप के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं रेजोनेंस ट्यूब के अंदर ये जो है प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस ट्यूब में जो है प्रोड्यूस होती है। जबकि ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव की अगर हम बात करें, स्टेशनरी वेव की हम बात करें, तो वो प्रोड्यूस होती है स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के अंदर। यानी एक स्ट्रिंग हमारे पास खिंची हुई है और उस स्ट्रिंग को हम अगर प्लग करते हैं तो उसके अंदर एक वेव बनती है, और वो जो वेव बनती है वो कैसे होती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। या फिर इसी का एक एग्जांपल और होता है,
उसको हम एक डिवाइस या एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, सोनोमीटर, उसके अंदर ऐसा होता है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, स्टेशनरी वेव का। तो अब हम बात करते हैं कि स्टेशनरी वेव बनती कैसे। जो थ्योरी हमने जो पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए कैसे होगी स्टेशनरी वेव, कैसे बनती है। देखिए हमने सबसे पहले देखा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। तो हमने एक वेव ले लेते हैं हम लोग, एक वेव, ये लाइन हमने खींची और इसमें एक वेव लेते हैं, ये एक वेव हम लोग बना लेते हैं। ओके, एक वेव है, ठीक है, एक वेव ये बन जाएगी। ये वेव जो है इसको यहां से ये ऐसे हम लोग एक वेव बना के देख लेते हैं, ठीक है। और ये वेव कुछ ऐसे आ रही थी, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। और ये इस तरफ चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। दूसरी वेव भी लेनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी इसी की फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी और इसकी वेवलेंथ भी इसके इक्वल होगी, इसका एम्पलीट्यूड भी इसके इक्वल होगा। तो दूसरी वेव लेनी है हमें सेम फ्रीक्वेंसी की, लेकिन वो होनी क्या चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से आनी चाहिए, यानी इस तरफ से आएगी वो। तो हमने क्या किया, एक वेव और लेते हैं, वो जो एक वेव हम और लेंगे वो भी इसकी जैसी ही होगी, ठीक है। तो उसको हम, तो ये वेव जो है वो इस तरफ से आएगी, जिसको मैं ऐसे कैसे बना लेता हूँ। देखिए ये जो मैं डैश डैश लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन इसी के ऊपर, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये डैश लाइन कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ। ये आपकी इस तरफ से आने वाली वेव, इस तरफ से आने वाली अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो गई, वेवलेंथ दोनों की सेम हो गई, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हो गया। ओके, ये हमने इसका देखा। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंप्लीट साइकिल के लिए इस वेव को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वेव आपकी आई कुछ ऐसे। अब देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जब हमने इसको देखा उस समय मान लीजिए t इज इक्वल टू कितना, 0, t इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि t इज इक्वल टू t/4 टाइम बाद इन दोनों वेव्स की बोल्ड वाले की और डैश वाले की पोजीशन क्या होगी। तो बना के देखें हम, इसकी पोजीशन क्या होगी। देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, t/4 टाइम, देखिए यहां से यहां तक का टाइम कितना, t, तो t/4 में ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा और ये जो डैश वाली लाइन है इसका पॉइंट यहां पहुंचेगा। इसका मतलब यहां से ये देखें हम लोग तो पॉइंट पहुंचता है इसके जस्ट नीचे यहां, ठीक है। और इधर वाला पहुंचेगा इसके जस्ट t/4 आगे, इसके जस्ट सामने। ओके, ये इसके जस्ट सामने बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा बनेगा तो हमारा ये वेव कुछ ऐसे होगी, यहां से ऐसे होगी ये वेव। ध्यान से देखना, t/4 टाइम बाद ये पॉइंट यहां पहुंचेगा और मीन्स ये पॉइंट यहां आया। t/4 टाइम बाद this point goes here, means this point goes here. So now this wave is like this. ये आपकी वेव बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये और आगे बढ़ाएं तो आगे देखो क्या बनेगी। इसको मैंने आगे बढ़ाया, t इज इक्वल टू t/4। अब मैं लेता हूँ t इज इक्वल टू t/2 टाइम। तो t/2 का मतलब क्या हुआ, कितना और इंक्रीज हो गया, t/4 इंक्रीज हो गया। मीन्स ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पहुंचेगा यहाँ, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। मीन्स और ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। तो आपका अब देखिए क्या बनेगा, दिस पॉइंट गोज हियर, इट मीन्स हियर, and this point goes here, it means this point goes here, right?
देन ये पॉइंट आपका यहाँ मिलता है, इसका मतलब हुआ कि ये वेव आपकी कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे ये वेव बन गई। और आपका जो डैश वाली लाइन थी, ये पॉइंट आपका यहाँ पहुंचेगा, तो इसके जस्ट साथ साथ ये डैश वाली लाइन बन जाएगी, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ की, राइट। ओके, T/2 तक हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये कितना टाइम हो जाएगा, T=3T/4। T=3T/4 टाइम पे क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो T=3T/4, तो अब देखिए ये जो पॉइंट है डैश वाला, वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ, ठीक है। और ये जो बोल्ड लाइन है उसका ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। मीन्स यहाँ से शुरू होना है इसको, ठीक है। और यहाँ से शुरू होके ये ऐसे जाएगा, उसके बाद ये वापस और यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही ये डैश वाला बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, राइट। T=3T/4 टाइम के बाद पोजीशन कुछ ऐसी होगी। और देखो, इसको एक साइकिल कंप्लीट करना है अपने को, यही है इसमें समझने वाली चीज, थ्योरी में यही चीज की समझने वाली है जो आपको केयरफुली देखनी है, 2 बार देख लेना चाहिए इसको। आगे बात करते हैं। अब देखिए T=T, यानी कितना टाइम हमने इंक्रीज कर दिया, T/4 टाइम हमने इंक्रीज कर दिया। ये जो T/4 टाइम इंक्रीज किया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अब हमारे पास ये पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, आगे इस तरफ, और ये पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, ये पॉइंट और आगे पहुंचेगा। तो जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ। इसका मतलब ये वापस वही कंडीशन आ गई जो पहले थी, कुछ ऐसे, ये आई। और ऐसे ही क्या बना देंगे हम लोग, डैश वाली लाइन बना देंगे, ठीक है। अब ये हमने 5वीं साइकिल के अंदर या 5वें टाइम में हमने जो बनाया T=T पे, उस वाले केस के अंदर आपके पास ये कंडीशन बनके वापस रिपीट हो जाती है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें, शुरू से देखिए एक बार फिर से। देखो, हमने एक वेव ली जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कितनी मान लेंगे, न्यू। तो अगर ये टोटल लैम्डा है तो यहां से ये कितनी है, λ/4। फिर यहां से फिर से कितना होगा, λ/4, फिर λ/4, और आगे जाएंगे फिर से λ/4, ऐसे ये मिला के आपका लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब एक वेव ऐसे चली और दूसरी वेव सामने से आई, तो 2 वेव सुपर इम्पोज हो रही है। जब 2 वेव सुपर इम्पोज होंगी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। और सुपर प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, कि दोनों का वेक्टर सम करना है, एल्जेब्रिक सम। तो इस तरफ ये वाली वेव और ये वाली वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर ये एडअप हो जाएंगी, और जब ये ऐड होंगी तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दोनों के योग के इक्वल होगा। तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसा होगा, ध्यान देना, ऐसा होगा। इस तरफ कितना होगा, और ये ऐसा होगा। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, कौन सा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव कह सकता हूं और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह सकता हूं, राइट। यहां देखिए ये कितना है, ए, दूसरे का भी कितना है, ए, क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड तो सेम माना था। तो इस तरफ ए और इस तरफ भी ए, तो ए और ए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0। ये तो वैसे 0 है, इधर से भी क्या आएगा, 0, ये भी 0 है, इधर आमने सामने है, फिर ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, इनका रिजल्टेंट ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं।
इसके आगे अगर हम चलें तो आप देखेंगे ये दोनों इस तरफ नीचे की तरफ ऐड हो जाएंगे, इतना होगा रिजल्टेंट, इन दोनों का इतना होगा रिजल्टेंट, कुछ ऐसे रिजल्टेंट मिलेगा। इसकी बात करें तो फिर से देखिए, ये मैक्सिमम ए, ये मैक्सिमम ए, नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों को ऐड करोगे आंसर क्या होगा, जीरो, जीरो एम्पलीट्यूड। यानी पार्टिकल जो इधर जा रहा है उतना इधर, तो रिजल्टेंट जीरो पे रह गया। तो इसमें फिर से ये आएगी, और लास्ट में फिर से हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे तो उस वाले केस में ये मैक्सिमम, ये हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो ये हमारे पास वही जिसको हम बोलूं रिजल्टेंट वेव। ओके, अब इसमें हमें क्या दिखता है उसको हम देखें तो देखिए, ये मैक्सिमम एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम अगेन, मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, देन अगेन जीरो, राइट, और उसके बाद फिर से मैक्सिमम। यानी एक बार मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है, ये तो मिल रहा है हमें। तो इन सबको अगर हम एक साथ बनाए तो हमें एक स्टैंडिंग वेव मिलती है। वो जो स्टैंडिंग वेव हमें मिलती है वो कैसी है, देखिए, एक बार हमें क्या मिला, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, फिर दूसरी तरफ ये मिला, ठीक है, और उसके बाद हम इसको ऐसे बनाए, ये तो स्टैंडिंग वेव जो बनती है ये एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव ये बनती है, जिसमें यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, फिर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इससे थोड़ा सा कम है, इस पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इससे थोड़ा सा कम है, ये इस तरफ भी चलती है, वापस यहाँ जाता है, फिर इस तरफ चलता है, फिर वापस यहाँ जाता है, फिर इस तरफ चलता है, फिर वापस यहाँ जाता है। तो एक बार मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम, फिर जीरो। इसके इस वाले पार्टिकल का मैक्सिमम पॉइंट यही है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। ये पार्टिकल हमेशा कितने पे है, जीरो पे। तो हम देख सकते हैं कि इन सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो इस पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। इस पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहीं से आपको समझना है, इस पूरी जितनी भी थ्योरी हमने स्टोरी सुनी है उसका जो है कंक्लूजन वो आपका यही है। इसको आपको समझना है, क्या है, देखिए, यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टैंडिंग वेव में जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है उसको हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नोड बोलते हैं। और जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसको हम बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं, एंटी नोड। तो ये आपका नोड बना, ये आपका एंटी नोड बना, ये आपका नोड बना, ये आपका एंटी नोड बना, और ये आपका नोड बना। तो हमेशा याद रखिए, नोड 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 कहाँ बनता है, जहां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, ओके। और एंटी नोड कहाँ बनता है, जहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम, राइट। अब यहीं से और थ्योरी देख लीजिए आप, ये नोड है, ये भी नोड है, इन दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आंसर है लैम्डा बाई 2, ओके। और ये भी कितनी है, लैम्डा बाई 2। तो दो नोड और एक नोड और एक नोड, दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई 2, ओके। एंटी नोड की बात कर लो आप, कि दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, अगेन लैम्डा बाई 2, ये भी तो लैम्डा बाई 2 ही है, राइट। अच्छा, ये दो एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 होती है। हाँ, एक नोड और एक एंटी नोड, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई 4। कितनी होती है भाई, लैम्डा बाई 4। ये इसकी थ्योरी है कि स्टेशनरी वेव वैसे जनरेट कैसे होती है, उसकी थ्योरेटिकल प्रोसेस
ये होती है, इसलिए हमने इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t/4 पे, t इज इक्वल टू t/2 पे, और t इज इक्वल टू 3t/4 पे, और t इज इक्वल टू t पे देख के हमने एक वेव बनाई, उस वेव को नाम है स्टैंडिंग वेव। ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, अब हम इसी को थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। तो हम बात कर रहे हैं कि नोड, एंटी नोड ये क्या होते हैं, तो इसका हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। थोड़ा सा और चीजें आपको इसमें साथ साथ याद रखनी है कि जो आपका जीरो एम्पलीट्यूड है, जिसको आप लोग नोड कह रहे हो, वहां पे प्रेशर जो चेंज मानते हैं, प्रेशर चेंज, वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम। प्रेशर चेंज कैसा होता है, मैक्सिमम। किसके लिए लिख रहा हूं मैं ये, नोड के लिए। किसके लिए, नोड जिसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, यहां देखिए पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल ना तो ऊपर जा रहा और ना ही नीचे आ रहा, नोड पे तो बंधा हुआ है, एक जगह पे रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, जीरो होगी। ठीक है, और देखिए प्रेशर चेंज जहां मैक्सिमम है, और वहीं पर आपका डेंसिटी चेंज भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। राइट, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो डेंसिटी चेंज है, डेंसिटी चेंज, वो भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम। डेंसिटी चेंज भी क्या होगा, मैक्सिमम। राइट, ओके। अब हम बात करें कि एंटी नोड, जो एंटी नोड है उसमें हमने क्या सीखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, मैक्सिमम। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो उस वाले केस में जो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज, वो कैसा होगा, आंसर है जीरो। प्रेशर चेंज कैसा होगा भाई, जीरो। तो आपका डेंसिटी चेंज भी कितना होगा, जीरो। डेंसिटी चेंज वो भी क्या होगा, जीरो होगा। डेंसिटी चेंज भी जीरो होगा। और वेलोसिटी देखिए यहाँ पे, वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। कैसी होगी, मैक्सिमम। वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, और देखिए इसी डायग्राम को अगर हम देखते हैं, ये आपका नोड है, इस नोड के इधर वाला पार्टिकल और इस नोड के इधर वाला पार्टिकल, मीन्स ये जो वेव है एक बार इधर जाती है और एक बार इधर जाती है। तो नोड के इधर वाला पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। नोड के इधर वाला पार्टिकल किधर है, नेगेटिव। इसका मतलब एक नोड जो होता है, उस नोड के अराउंड जो दो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच का फेज, उनके बीच का फेज जो है वो कितना होता है, फेज डिफरेंस 180। ये आपको याद रखना है कि आपके पास नोड जो है उसके दोनों तरफ के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा कितना होता है, 180। जबकि आप देखो एंटी नोड की बात करो, ये एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। इसके इधर वाला पार्टिकल इस समय कहाँ है, यहाँ। इसके इधर वाला पार्टिकल इस समय कहाँ है, यहाँ। मतलब दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, तो इनके अंदर फेज डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। ओके, तो इस वाले केस में फेज डिफरेंस जीरो होगा। क्लियर, ये आपका फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ये इसकी कंप्लीट थ्योरी है, ओनली स्टेशनरी वेव की थ्योरी है, जिसको आप एक बार समझ में नहीं आता, दो बार इसको सुन लें और इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ नोड बनते हैं और कहाँ कहाँ एंटी नोड बनते हैं। जैसे आप यहां से देख सकते हैं, देखिए यहां थ्योरी से देख भी सकते हैं हम लोग कि पहला नोड कहाँ है, जीरो पे। दूसरा नोड कहाँ है, λ/2 पे। तीसरा नोड कहाँ है, लैम्डा पे। ओके, और एंटी नोड कितने पे है, λ/4 पे। ये λ/4 और ये 3λ/4। ओके, इस टाइप से अलग अलग कौन कौन सी कंडीशंस होगी, अगर ये वेव ऐसे ना होके बड़ी होती, एन टाइप तक चलता, तो हम लोग इसके नोड की पोजीशन और एंटी नोड की पोजीशन हम लोग निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिकली
निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग इसका करके लेते हैं और पोजीशन निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। तो मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने दो वेव ली थी, एक जैसे चल रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों वो सुपर इम्पोज होंगी। सुपर इम्पोज होंगी तो एक नई वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी। उस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट मिलता है y इज इक्वल टू 2a साइन kx cos ओमेगा t। ये आपको याद रखना है। ये क्या है? रिजल्टेंट वेव यानी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव 2a साइन kx cos ओमेगा t, जिसमें 2a साइन kx ये जो आप देख रहे हैं ये इस वेव का एम्पलीट्यूड है। क्या है ये? एम्पलीट्यूड, इस वेव का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब हम लोगों को अगर ये याद है तो हम इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, नोड की भी और एंटी नोड की। बात करते हैं नोड की। देखिए नोड में हमने क्या लिखा था, नोड वाले में हमने लिखा था कि एम्पलीट्यूड क्या था? 0। एम्पलीट्यूड क्या था? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पलीट्यूड है कौन सा? 2a, ये जो एम्पलीट्यूड है 2a साइन kx, ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू कितनी? 0। इसकी वैल्यू कितनी? 0। तो यहां पर साइन kx इज इक्वल टू जो है आपका kx इज इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 0 की फॉर्म में लिख सकते हो इसको, नीचे 2 आए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको लिखें, डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो आपको 2a साइन kx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो किसके लिए वैल्यू आती है? ये 0 किसके लिए आती है? तो आंसर 0 पे भी आता है, 2 पाई पे भी आता है, 4 पाई पे भी आता है, 6 पाई पे 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया और 6 पाई हो गया। इस प्रकार करते करते और ये कितने तक चलेगा? n पाई तक। ये सब वैल्यू क्या आती है? 0। तो स्टैंडर्ड हमने क्या मान लिया? n पाई। तो आपको क्या करना है? kx इज इक्वल टू n पाई। ये वाला जो फॉर्मूला बन के सामने आता है ये आपको याद रख लेना है कि नोड की कंडीशन में 2a साइन kx इज इक्वल टू 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इन सबको सॉल्व करके देखेंगे तो kx इज इक्वल टू कितना आ गया? n पाई आ गया। राइट, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। k की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में क्या आ गया? x इज इक्वल टू n पाई। राइट, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आया n पाई। राइट, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका x आ जाएगा n लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाई 2 x। ठीक है, x आपका आ गया n लैम्डा बाई 2। राइट, सो अब अगर हम n की वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं, जिसमें n की वैल्यू कितनी है? 0, 1, 2, 3, 4, ये n की वैल्यूज है। तो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पुटअप करते हैं तो उस वाले केस में x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2। कुछ इस प्रकार से ये वैल्यूज मिलेंगी और यही वैल्यू हमें थ्योरेटिकल मिल रही थी। थ्योरेटिकल भी तो यही वैल्यूज हमें मिल रही थी जिसको हम देख रहे थे यहाँ पे। ये x इज इक्वल टू 0 पे नोड है, फिर x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पे नोड है। राइट, तो इस प्रकार से ये नोड की कंडीशन हमें लैम्डा बाई 2 पे नोड और ये आपका नोड की कंडीशन हमें मिलती जाएंगी। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नोड की कंडीशन कौन कौन सी पोजीशन है, x की कौन कौन सी वैल्यूज पे नोड बनता है। इसी टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं? एंटी नोड की पोजीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग लिखेंगे
2a साइन के एक्स इज इक्वल टू, जो आना चाहिए ये है एम्पलीट्यूड, ये हमेशा कैसा होता है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +-1। तो साइन के एक्स इज इक्वल टू +-1 इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू, और ये बनेगा 2n ± यानी +1, और ये बन जाएगा π/2। के एक्स इज इक्वल टू 2n +1 और π/2, राइट। ये आपका बन जाएगा। के की वैल्यू वही हम क्या पुटअप कर सकते हैं, 2π/λ इंटू एक्स, या 2n +1 और π/2। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। और x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी 2n +1, और यहाँ हमारा पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2n +1 λ/4, ये इस तरफ 4 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आपको याद रखनी है। उसमें x की वैल्यू कितनी थी, λ/2, इसमें कितनी है 2n +1 λ/4। यहाँ इस वाले कंडीशन में हमारा एंटी नोड बनता है, और n की वैल्यू इसमें कितनी होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगी। जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, प्लस लेते हैं तो 0, माइनस लेते हैं तो 1 से स्टार्ट होती है n की वैल्यू, राइट। अब हम n की वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, और जब हम n की वैल्यूज को पुटअप कर देंगे उस वाले केस के अंदर हमारे पास x की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये उनकी पोजीशंस है, या फिर हम डायग्राम से भी इस चीज को देख सकते हैं। ओके, तो ये है स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।